नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि खेती किसानी से संबंधित तमाम खास जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पॉली हाउस में खेती के बारे में। खुले में खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पॉली हाउस में आप आसानी से खेती कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें तरह तरह की फसलों की खेती कर सकते हैं। इसमें तापमान भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से पॉली हाउस में आप फूलों, सब्जियों और फलों की खेती के साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें उगाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब्जी फूल उत्पादन के लिए उपयुक्त व नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें किसान बेमौसम सब्जी व फूल का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में मौसम के अनुसार ही खेती की जा सकती है। बेमौसम सब्जी उत्पादन होने से जहां किसान को अधिक मुनाफा होता है, वहीं फसल खराब होने की आशंका बेहद कम होती है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कम सघनता वाले पॉलीथीन या पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। इन पॉली हाउस में किसान ज्यादातर उन सब्जियों की खेती करते हैं जिनका बाजार दाम हमेशा अच्छा मिलता है और मांग बनी रहती है। हालांकि इनको बनाने में शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन खुले खेतों की तुलना में पॉली हाउस से होने वाले 4 गुना उत्पादन से इस खर्च की जल्दी ही भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से राह आसान हो सकती है। अगर बात करें पॉली हाउस के प्रकारों की, तो हर किसान उपलब्ध स्थान और संसाधन के हिसाब से पॉली हाउस बनाते हैं। वैसे इनके आकार के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं: पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नालीदार टनल। पॉली हाउस बनाने के लिए लोहे या बांस से ढांचा बनाया जाता है और इस ढांचे को पॉलीथीन से कवर किया जाता है। ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती है, जिसमें तापमान को आंशिक रूप से नियंत्रित कर तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर लगे रक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित कर दूसरे मौसम की फसलों को उगाने के हिसाब से बनाया जाता है। पॉली हाउस में एक साल में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। संरक्षित वातावरण में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। पॉली हाउस में खेती करना एक तरह से संरक्षित खेती करना है। इस तकनीक के इस्तेमाल से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार एक समान होता है। इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है। इस तरह की तकनीक पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित होती है, जो रसायनों से मुक्त होती है। रसायन मुक्त उपज का किसानों को दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे आय में इजाफा होता है। मुनाफा अच्छा मिलता रहे, इसके लिए किसान वही फसलें लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाएं। तो अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अगर आप खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गौपालन के बारे में, किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं गौपालन, लेकिन गौपालन के दौरान कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको विशेष रूप से आपने ध्यान में रखना है। आइए लेते हैं तमाम जानकारियां कार्यक्रम के इस भाग में। दूध उत्पादन के लिए ज्यादातर किसान भैंस पालन को पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर प्रबंधन किया जाए तो गाय की देसी नस्लों से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। गायों से दूध उत्पादन तो होता ही है, साथ ही इनके गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद भी तैयार की जाती है। इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है, क्योंकि खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसान फसल अवशेषों को पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर कम संसाधन में अधिक फायदा ले सकते हैं। गौपालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। हमारे देश में पाई जाने वाली उन्नत नस्लें गिर, साहीवाल, थापरकर, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी, सिरी, मेवाती अच्छी नस्ल के साथ ही पशु के आहार पर भी खास ध्यान देना चाहिए। पशु का आहार दूध की उत्पादकता और पशु के स्वास्थ्य पर अहम भूमिका निभाता है। पशु के शरीर की देखभाल के लिए गाय के लिए 1.5 किलो प्रतिदिन व दूध देने वाली गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना देना चाहिए। 6 महीने के ऊपर की गाभिन गाय को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाय प्रोडक्ट, खनिज लवण मिलाने चाहिए। इसके अलावा करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाना चाहिए। मौसम में होने वाले बदलाव का उत्पादन और पशु के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, इसीलिए पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पशुओं को सीधे ठंडी हवा के प्रकोप से बचाना चाहिए। आवास के द्वार व खिड़कियों पर बोरे पट्टी लटका देने चाहिए। टिन शेड से निर्मित पशु आवास को घास फूस के छप्पर से चारों ओर से ढक देना चाहिए। यदि फर्श पक्का हो तो चारा, बाजरे की तूतड़ें, धान की पराली, गन्ने की सूखी पत्ती फैला दें। फर्श कच्चा होने पर समय समय पर ऊपर की मिट्टी हटाकर खेत की सूखी मिट्टी डालें। पशुओं को बोरे या झूल से ढकें। पशुओं के आसपास अजवाइन का धुआं करें। पशु आहार में दलिया व गुड़ शामिल करें। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। अब ये गायें, अब ये भी कोई चारा खा रही हैं, कुछ भी खा रही है, तो उसका हजम होना बहुत जरूरी है। और उसके क्या होगा, जब वो ओपन फार्मिंग के अंदर रहेगी, खुले में घूमेगी, अपनी मर्जी से इधर रहेगी, खेल लेगी भी, मस्ती करेगी, हमारा भी मन होता है मस्ती करने का, घूमने का। तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि इनकी जो ब्लड जो है ना, उसका सर्कुलेशन बना रहता है, उससे इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ओके रहता है। दूसरी चीज़ें और क्या होती है कि इनके जो खुर होते हैं, खुर बढ़ जाते हैं। जब गाय एक जगह पे बंधी रहती है तो उसके जो है खुर काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे हमारे नाखून हैं, उसको गाय के नाखून हम कह सकते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हमें काटने पड़ते हैं। अगर हम गाय को ओपन फार्मिंग में रखें तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती।
फिर वो इक्का दुक्की गाय में आती है, वो उसकी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके खानदान में किसी की खुर बढ़ रहे तो जल्दी बढ़ता है ना। आसानी से मैंने अब तक जो अनुभव किया, 1 या 2 गायें हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई ना, अदरवाइज आज तक हमें किसी के खुर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये और एक प्लस पॉइंट होता है। तो अभी आपने गौपालन के संबंध में कुछ खास जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुर पका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक युवा किसान से। जी हाँ, ये करते हैं गन्ने की खेती और साथ ही इससे गुड़ बनाकर किस तरह से अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी सफलता की ये गाथा। गुड़ हमारे आहार में सदियों से अपना स्थान बनाए हुए है। भारत में विश्व का कुल गुड़ उत्पादन का 70% से अधिक उत्पादन किया जाता है। गुड़ को लोकप्रिय रूप से औषधीय चीनी के नाम से जाना जाता है। शोधित चीनी में जहां मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, वहीं गुड़ में ग्लूकोज और सुक्रोज पाया जाता है। इसके अलावा गुड़ में खनिज और विटामिन भी होते हैं, जो कि शोधित चीनी में नहीं होते। गुड़ के खनिज तत्व में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लौह और जिंक व तांबे की कुछ मात्रा शामिल है। इन गुणों से भरपूर गुड़ को अगर जैविक रूप से तैयार किया जाए तो गुड़ की गुणवत्ता में 4 चांद लग जाएंगे। आज हम आपको जिस युवा किसान से मिलाने जा रहे हैं, वो ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं। पानीपत जिले के ताजपुर के युवा किसान विजय कुमार जैविक गुड़ बनाने का काम करते हैं, साथ ही बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। गन्ने की खेती और गुड़ बनाने के पहले विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नौकरी किया करते थे, लेकिन शहर की चकाचौंध के बीच विजय ने महसूस किया कि शहर में सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता है,
सिवा शुद्ध और जैविक आहार के। बस यहीं से विजय को गांव वापस आकर खेती करने का विचार आया और विजय अपने पिता के साथ मिलकर खेती और कृषि उत्पादों में लग गए। आज उनके खेत में होने वाली गन्ना फसल से गुड़, मसाला गुड़, खांड और शक्कर बनाई जाती है। वो और उनके पिता करीब 65 एकड़ जमीन पर खेती का काम कर रहे हैं, जिसमें से 25 एकड़ के खेत में गन्ने की जैविक तरह से खेती की जा रही है, जिससे बनने वाला जैविक गुड़ बाजार में 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इस पूरी मेहनत के पीछे विजय का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि लोगों को साफ और शुद्ध गुड़ मिले। हमारे पास 55 से 60 एकड़ में जमीन गन्ने की खेती करते हैं, जो आपको प्राकृतिक रूप से करते हैं, उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते और उसी का फिर हम गुड़ को प्रोसेस करते हैं। उसी में अपने गन्ने को विदाउट किसी भी तरह का पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ नहीं करते हैं और ये गुड़ भी उसी से बनाते हैं। अपना गन्ना तैयार करके उसी से गुड़ बनाते हैं। वो बताते हैं कि उनके खेतों में होने वाली गन्ने की फसल में किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक रूप से ही खेती की जाती है। विजय बताते हैं कि उनके परिवार में करीब 8 साल पहले जैविक गुड़ बनाने का काम शुरू किया गया था। फौज से रिटायर्ड उनके पिता बताते हैं कि जैविक गुड़ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे साफ सफाई का रखें खास ख्याल, गन्ना की कटाई के दौरान गन्ने की अच्छी तरह से सफाई करें, गन्ना कटाई के 6 घंटे बाद और 12 घंटे के पहले पेराई करना जरूरी। ऐसा करने से गन्ने के रस की गुणवत्ता बनी रहती है। पेराई करने वाली मशीन की सफाई का भी रखें ध्यान। गन्ने का रस निकाल लेने के बाद करीब 2 घंटे के लिए रस को स्थिर रखें। गन्ने के रस को शुरुआत में 25 मिनट तक 85 डिग्री पर उबालें। 1000 लीटर गन्ने के रस की गंदगी निकालने के लिए 2 किलो भिंडी डालें। रस गर्म करते हुए अशुद्धियों को निकालते रहें। रस उबलते हुए 40 मिनट हो जाने पर 250 ग्राम चूना डालें। चूने के इस्तेमाल से गुड़ का पीएच मान 6.50 से 5.50 हो जाता है। गुड़ के बेहतर रंग के लिए सुखलाई या अरंडी के तेल का करें इस्तेमाल। इसके बाद 2 घंटे 58 मिनट तक रस को उबालते रहें, जब तक रस का तापमान 118 से 120 डिग्री तक ना पहुंच जाए। गुड़ तैयार होने की जांच करें। इसके लिए गुड़ को चलाने वाले हत्थे से गिराते हुए उसकी धार से पता लगाएं। गुड़ बनाने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले तो हम जैसे गन्ना तैयार करते हैं तो गन्ने के बाद सबसे पहले गन्ना खेत से छिलाई होके आपका यहाँ पे आएगा, कोल्लू में आता है। उसके बाद सभी तरह से सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ज़रूरी है कि आप उसमें साफ़ सफाई फिर एक अच्छी तरह से साफ़ करके हर चीज़ को। उसके बाद आप रस, जैसे ही रस प्रोसेस होता है तो आप सिर्फ उसमें सुखलाई का इस्तेमाल करते हैं। सुखलाई एक पेड़ा होता है, जैसे आप पहले देसी भिंडी बोलते थे उसको, उस तरह का एक पेड़ होता है जिससे सिर्फ मैल की सफाई करते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी चीज़ का हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ सुखलाई, वो भी अपनी प्राकृतिक अपने खेत में अपनी बिजाई की हुई, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सफाई के लिए, और कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, उसको सुखलाई बोलते हैं। इस तरह से तैयार किए गए गुड़ की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी काफी है। विजय का ये जैविक गुड़ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों में भी है। इसके अलावा उनका बनाया गुड़ विदेशों में भी भेजा जाता है। मेरा जो गुड़ के एक्चुअली हमारा हरियाणा जो इंडिया के अलावा आपके फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के से जो एनआरआईज होते हैं वो उनके साथ भी आते हैं, तो वो साल में 2 या 3 बार आते हैं, तो कहीं 4-5 देशों से हमारे पास आते हैं। विजय की सफलता को देखकर गांव के बाकी किसान भी अब जैविक रूप से खेती को अपना रहे हैं, साथ ही जैविक कृषि उत्पादों से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।